Good morning, dear students, parents, teachers, and dear friends. Welcome, all of you. Today, we are going to discuss about composite and prime numbers, यानी भाज्य एवं अभाज्य संख्या। कल हमने देखा कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा और उनके जो परिभाषा है उनसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये हमारे सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये देख लें कि सम और विषम जो संख्याएं हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स, उनमें डिफरेंस क्या होता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टुडे डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर्स, यानी सम एवं विषम संख्याओं में अंतर। तो पहला अंतर होता है आपका कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती थी जिनमें हम 2 का भाग देते थे और जो विभाजित होने वाली जो संख्या थी वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती थी, यानी कि उसमें शेषफल 0 बचता था। ठीक है, तो 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है। किसमें? सम संख्याओं में। विषम संख्याओं में क्या होता है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, पहला अंतर आपको समझ आ गया। दूसरा है कि 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। किनको? सम संख्याओं को। इधर हमने सम लिख रखा है, इधर विषम है। तो सम का दूसरा जो अंतर है हमारा वो है कि 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। किनको? सम संख्याओं के। हमने कल 2 रोटी और 3 रोटियों का एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा था कि सम संख्याओं को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं ना, और इधर हम इनको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं, और हम बांटेंगे तो वो अधूरी संख्याएं आएंगी जो कि हमारी पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं सम और विषम और प्राकृत संख्याओं से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तीसरा है इकाई अंक, या तो 0 होगा या 2 होगा, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी एक अंक होना चाहिए सम संख्या के लिए। उसी प्रकार विषम संख्या के लिए इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार का होना चाहिए। तो हम पहचान जाएंगे कि वो हमारी विषम संख्याएं हैं, और ये अगर आते हैं अंक तो हम पहचानेंगे कि वो हमारी सम संख्याएं हैं। चौथा अंतर है कि सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो हमारी 2 होती है, और जो सबसे छोटी विषम संख्या होती है वो हमारी 1 होती है। तो हमने अब देख लिया है कि सम और विषम संख्याओं में अंतर क्या होता है। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इसका नाम है कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, यानी कि भाज्य एवं अभाज्य संख्या। आज हमारा लेक्चर 7 क्लास 6 to 10 के लिए उपयोगी, साथ ही अभिभावकों के लिए उपयोगी, और उन साथियों के लिए उतना ही उपयोगी होगा जिनको भाज्य अभाज्य संख्याएं समझने में परेशानी आ रही है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, भाज्य एवं अभाज्य संख्या। हम पहले देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है, यानी कि इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर्स। इस भाज्य संख्या का दूसरा नाम संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याओं को हम संयुक्त भी बोलते हैं या फिर यौगिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। चूंकि हमने पिछली वीडियोज में या पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो प्राकृत संख्याएं हमारी 4 प्रकार की थी, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। सम और विषम की हमने बात कल कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्या की। तो पहला हमारा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। तो पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? प्राकृत संख्या, क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो एक एवं सम के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतया विभाजित हो। सम और विषम में तो 2 का भाग जा रहा था, जाता तो सम, नहीं जाता है तो विषम। लेकिन यहाँ पे ये बात अलग है भाज्य संख्या में कि ये प्राकृत संख्या है जो एक यानी कि 1 का भाग जाएगा उसमें, और सम यानी खुद का जाएगा, के अलावा यानी कि खुद और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग उसमें जाएगा और पूरा पूरा जाएगा, यानी कि उसमें शेषफल 0 बचेगा। तो वो हमारी कौन सी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं, जिसमें 1 और सम, जैसे कि हमारा 2 नंबर है, संख्या 2 ले ली हमने, तो हमें ज्ञात कर रहे हैं कि इसके अंदर किस किस का भाग जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1 और
2 का ही भाग जा सकता है। लेकिन हमारी भाज्य संख्या क्या कह रही है परिभाषा कि 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, दूसरी संख्या से भी इसमें भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, तो और का कोई जा ही नहीं रहा, तो हमारा जो 2 है ये हमारी भाज्य संख्या फिर नहीं होगी। तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसको मिटा दे, अंतर आपने देख लिया होगा, अंतर को मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, हाँ जी। तो हमने अभी देखा कि 2 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, 3 के अंदर भी हम 1 और 3 का ही भाग दे सकते हैं, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। तो 4 में देखिए आप 1 का भाग भी दे सकते हैं, 2 का भाग भी दे सकते हैं, 3 का नहीं दे सकते, 4 का भी दे सकते हैं। तो देखो कितनी संख्याओं का भाग जा सकता है इसमें, 1 2 3, यानी कि खुद का 1 का तो जा ही रहा है और खुद आ गई 4, 2 के अलावा तीसरा कौन आ गया 2, यानी कि 1 और 4 का तो जा ही रहा था, यानी कि खुद और 1 का तो जाएगा, यानी कि 1 एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग, तो दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई 2 आ गई। तो 4 के अंदर 2 का भाग और जा रहा है, इसका मतलब 4 हमारी भाज्य संख्या है। इसलिए जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे छोटी संख्या जो भाज्य होती है वो हमारी 4 होती है, यानी कि 4 से हमारी भाज्य संख्याएं स्टार्ट होती है। तो हमारी पहली भाज्य संख्या हो गई 4। अब दूसरी, इसके आगे 5 नहीं आएगी, क्या आएगी 6 आएगी, फिर आएगी हमारी 8 आएगी, फिर आएगी 9, फिर आएगी 10, फिर आएगी 12, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ठीक है, चूंकि हम 4 को लिख सकते हैं कि इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 6 में 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 1 का तो सब में जाएगा। ठीक है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो, और खुद का भी जाएगा। तो हम 1 और 6 यानी कि खुद दोनों का तो जाएगा ही जाएगा। अब देखते हैं 2 का भाग जाता है कि 6 में, 2 का भाग बिल्कुल जाता है, 2 3 6, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 2 बार 3 दूनी 6, लेकिन इसके अलावा अब और किसी का भी भाग 6 में नहीं जाएगा। लेकिन हमारी परिभाषा तो संतुष्ट हो चुकी है कि भाज्य संख्याएं वो होंगी या संयुक्त संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें जो संख्या है उसको 1 या खुद के अलावा कोई और भी विभाजित कर दे, किसी और संख्या का भी भाग उसमें चला जाए। तो यहाँ पे देखो 6 में 1 और 6 खुद का तो जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, उसके अलावा 2 और 3 का भी जा रहा है, इसलिए जो 6 वो भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 8 9 10 12 इस तरीके से आप चलते जाएंगे, तो इन सब में भी इसी प्रकार से भाग चलता जाएगा, यानी कि खुद का 1 का तो जाएगा ही, साथ में इसमें 4 का जाएगा, 2 का भी जाएगा, इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 5 का भी जाएगा, इसमें 6 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा ना। तो ये हमारी क्या है, वही फिर भाज्य संख्याएं। तो ये तो हमारी पहली परिभाषा के अनुसार हो गया कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा ये और एक और है कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों, अब देखिए नया शब्द है अपवर्तकों, इसको समझाते हैं आपको कि अपवर्तक होता क्या है ना। तो अपवर्तक मैंने आगे क्वेश्चन लिख रखा है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे, यानी कि जो मान लीजिए आपको 4 दिया हुआ है, तो ऐसी जो संख्याएं हैं जो इस 4 को विभाजित करती हैं वो कौन कौन सी संख्याएं अभी अभी हमने देखी थी। वो संख्याएं कि इसको 1 भी विभाजित कर रहा है, इसको 2 भी विभाजित कर रहा है और 4 भी विभाजित कर रहा है। तो 4 तो करेगा ही, 1 भी करेगा और 2 भी साथ में कर रहा है। तो जो तीनों संख्याएं हैं, ये तीनों 1 2 3, तो ये 3 जो संख्याएं यहाँ पे 1 2 4, तो ये इसके क्या है, अपवर्तक कहलाते हैं, यानी कि 4 को ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। तो वे ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या यानी कि 4 दे दी हमने संख्या, इसको पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। तो कौन कौन कर रहा है, 1 का भाग देंगे, देखो 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 का फड़ा भी होता है ना, 1 1 में 1, 1 दूना 2, 1 3 3, इस तरीके से ना। तो 1 का फड़ा हम 4 बोलेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हम भाग विधि से हल करेंगे तो 0 उत्तर आपका आ जाएगा। उसी प्रकार 2 का भाग इसमें देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार भाग जा रहा है और शेषफल 0 बच रहा है, मतलब पूर्णतः भाग जा रहा है। उसी प्रकार 4 का तो भाग जाएगा ही जाएगा खुद में, 4 एकम 4। तो इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं का इसमें भाग जा रहा है। जो ये तीनों संख्याएं हैं ये इस 4 की अपवर्तक संख्याएं कहलाती हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या
संख्या का मतलब यहाँ पे कितने हैं, यानी कि 1 2 3 है ना। इस प्रकार से जो अपवर्तकों की संख्या है वो 2 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 2 तो अपवर्तक इसके कम से कम होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए भाज्य संख्या होने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसके अपवर्तक 3 आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो ये तीनों संख्याएं इसकी अपवर्तक कहलाती हैं। और परिभाषा में ये कह रखा है कि अपवर्तकों की जो संख्या है वो कम से वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 1 2 3 है यहाँ पे, है ना, 2 से ज्यादा हो गई 3, ठीक है। तो 1 2 और 4 इन तीनों का भाग 4 में जा रहा है, तो 2 से अधिक हो गई अपवर्तकों की संख्या। ये अपवर्तक है तीनों और 4 वो दी गई संख्या है। तो अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। जैसे कि 4 में हम 2 का भाग दे सकते हैं, 1 का भाग दे सकते हैं, 4 का दे सकते हैं। 6 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। जो ये चारों संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं, ये इसकी 6 की क्या कहलाती है, अपवर्तक संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो अपवर्तकों की संख्या है यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 अपवर्तक है 6 के, है ना। वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 6। इसी प्रकार 9 के 1 3 9, यानी कि 2 से अधिक है 3 हो गए, इसलिए ये क्या है आपकी भाज्य संख्या है ना। तो ये मेन डेफिनेशन आपकी ये है कि वे प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों यानी कि जो संख्याओं से वो विभाजित हो जाए उस उन्हें बोलते हैं अपवर्तक। तो अपवर्तकों की जो संख्या है यानी कि उसको विभाजित करने वाले जो भी संख्याएं हैं उनकी जो संख्या है यानी कि उनकी गिनती है वो 2 से अधिक होनी चाहिए। जिस प्रकार की 4 में 3 है, 6 में 4 है, 9 में 3 है, 15 में 3 है, 10 में 4 है, ठीक है। इस प्रकार से जो ये अपवर्तक है उनकी संख्या हो गई। और ये कौन कौन से अपवर्तक हैं, 1 2 3 6 अपवर्तक हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसकी अगली डेफिनेशन यानी कि अभाज्य संख्या की तरफ चलते हैं। अगले प्रकार प्राकृत संख्याओं का अभाज्य संख्या, जिसको हम असंयुक्त बोलते हैं या फिर रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या, असंयुक्त संख्या और रूढ़ संख्या आपकी तीनों एक ही होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, अर्थात जैसे कि 3 हमने देखा था, 3 और 2 जो कि शुरुआत में किसी से भी विभाजित नहीं हो रहे थे स्वयं 1 और 2 के अलावा, ठीक है। यानी कि 1 तो जाएगा और स्वयं का यानी कि 2 खुद है 2, तो एक इन दोनों के अलावा किसी और संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो आपकी ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। और उसी प्रकार 3 में भी 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो आपकी 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई तो कौन सी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे कोई पूछे तो 2 है, और सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृत संख्याएं अनंत है, तो ये भी इनकी संख्याएं भी अनंत ही है, ठीक है। तो सबसे छोटे संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी हो, 2 है। और एक बात और बता दें आपको कि जो 2 है वो आपकी सम संख्या भी है। तो आपसे प्रश्न ये भी कह सकते हैं कि कौन सी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। तो 2 ही वो एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, या असंयुक्त या रूढ़ है। इन तीनों में से आप जो भी बोलना चाहें, लेकिन समझ में आनी चाहिए आपको कि ये तीनों एक ही शब्द को व्यक्त करते हैं जो कि अभाज्य संख्या होती है, जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और संख्याओं का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं अपवर्तकों की परिभाषा के अनुसार जिन प्राकृत संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होते हैं जो कि 1 होता है और स्वयं वो संख्या होती है, जैसे कि हमने 2 और 3 में देखा। उसी प्रकार हम 7 और 5 में भी देख सकते हैं और 11 में भी देख सकते हैं। 7 में सिर्फ 1 का और स्वयं का यानी कि 7 का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का आप भाग नहीं दे सकते। अगर देंगे तो पूरा नहीं जाएगा, उसमें शेष पर बच जाएगा। तो ये आपकी 7 जो होगी वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार 5 में भी आपको 1 और 5 का ही देना पड़ेगा, इसके अलावा किसी और संख्या का नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अपवर्तकों की संख्या 1 2 यानी कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जिससे ही ये विभाजित हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 7 को विभाजित किया जा सके। तो ये अपवर्तक कितने हो गए, 1 और 2। तो यहाँ भी यही कह रहा है प्रश्न वो परिभाषा में कि जिन प्राकृत संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होते हैं, एक तो 1 यानी कि 1 का भाग सब में जाता है तो 1 होता है उसका अपवर्तक,
और दूसरा स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है, तो 1 का भाग तो साथ में जाएगा ही जाएगा, यानी कि 1 का भाग साथ में जाएगा 7 बार, यानी कि 7 और 0 बच गया। ठीक है, पूरा पूरा चला गया। उसी प्रकार 7 का भाग साथ में खुद में जाएगा, 7 एकम 7 और 0 शेष पर बच जाएगा ना। लेकिन और अगर किसी संख्या 3, 4 से आप भाग देंगे या 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे 7 है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, या फिर असंयुक्त संख्या, या फिर ऋण संख्या, या फिर प्राइम नंबर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरीके से आप चलते जाए आगे। जो आपकी अभाज्य संख्या यानी सिर्फ 1 का भाग जाए और खुद का भाग जाए, और यदि 1 और खुद का भाग तो जाएगा जाएगा, लेकिन किसी और का नहीं जाना चाहिए उसमें ना। तो वो जो हमारी संख्याएं हैं वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ना। देखिए 2 के अपवर्तक है 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, किसी का भी अपवर्तक 2 से ज्यादा नहीं आ रहे। इसका मतलब ये हमारे सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में यदि आ रहा हो तो क्वेश्चन ये है कि 0 और 1 कहाँ गए? न तो 1 का जिक्र इसमें किया और न ही 1 का जिक्र इसमें किया, न आपने सम में किया और न विषम में किया ना, सम में नहीं किया हमने। तो भाज्य और अभाज्य संख्या में हमने एक यानी कि जो हमारी, क्योंकि ये भी हमारे क्या है? प्राकृत संख्याओं के प्रकार है। प्राकृत संख्याओं में एक होता है, तो आपने एक का जिक्र कहीं भी नहीं किया भाज्य और अभाज्य संख्या में, वो हम बताएंगे। देखो पहले 0 का जिक्र हम कर लेते हैं कि 0 का जिक्र हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया है, कि 0 आपकी भाज्य है या अभाज्य है, सम है या विषम है। तो 0 का जिक्र हमने नहीं किया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के प्रकार है सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। तो प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता। अगर 0 शामिल हो जाता है तो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याएं जो कि हमारी 1 से स्टार्ट होती है। इस प्रकार यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है, यानी कि 0 आपके न सम है, न विषम है, न प्राकृत और न भाज्य और न अभाज्य है। ठीक है, और अब बात करते हैं 1 की। तो 1 हमारा विषम तो है, लेकिन सम भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। देखो हमने लिखा है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का मतलब 1 ही है ना, कोई और नहीं है। अब आप इस 1 में किस किस संख्या का भाग दे सकते हैं? अगर भाज्य संख्या आपको इसे दर्शाना होगा तो आपको इसके लिए ऐसी 3 संख्याएं ढूंढनी होगी जो 1 को विभाजित कर सके। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। तो इसका अपवर्तक 1 खुद ही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन भाज्य संख्या होने के लिए इसके अपवर्तकों की संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो 1 को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाएंगे। तो यहाँ पे अपवर्तकों की संख्या 3 होनी चाहिए। क्या? 3 अपवर्तक होने चाहिए भाज्य संख्या होने के लिए, और 2 अपवर्तक होने चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 ही अपवर्तक आ रहा है और वो स्वयं 1 है, यानी कि 1 का ही भाग इसमें जाएगा पूरा पूरा, और वो 1 पर जाएगा और उत्तर 1 आएगा आपका ना। तो 1 ही यहाँ पे शेष पर 0 आ गया। तो आपको 1 के लिए 1 ही वो अपवर्तक है जिसका भाग 1 में जाएगा। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 1 में पूरा पूरा जाता हो। इस प्रकार जो 1 है वो हमारे भाज्य है, न अभाज्य है। ठीक है, ये हमारी एक विषम ही संख्या है, ये सम संख्या भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे जिसका नाम होगा डिफरेंस एंड टाइप्स ऑफ अभाज्य, असंयुक्त या फिर ऋण संख्या। क्योंकि ये संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, तो उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये समझ आया होगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।